हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिवम पांडे स्पेशल पाठशाला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिवम पांडे स्पेशल पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपका स्वागत करते हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 7 में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस 6 लेक्चर से आपको काफ़ी कंसेप्ट्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको कराया हूं। सो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और आप हमारे चैनल के साथ एक परिवार के रूप में जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, जहाँ से हमने प्रीवियस क्लासेस में छोड़ा था, उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और फर्दर जो भी कंसेप्ट होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो का लेक्चर सीरीज है वो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो सारे कैंडिडेट इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो हमने 67 या 68 क्वेश्चन के करीब कर लिया था। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। और आपका पहला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो पहला है यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, दूसरा अवसर की समानता, तीसरा अधिकारों का संरक्षण, चौथा उक्त सभी। तो लोकतंत्र प्रणाली के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव भी, अवसर की समानता भी, अधिकारों का संरक्षण भी। मतलब कि तीनों चीज़ें आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि जो भारत में वैध प्रभुसत्ता है वो भारतीय संविधान में निहित है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि यूएसए में जो राष्ट्रपति द्वारा दी गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का समर्थन वहाँ की सीमेट द्वारा किया जाना चाहिए। इसे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत निर्दिष्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, जो यूएसए है उसमें जो राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है उसके ऊपर समर्थन वहाँ के सीमेट द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है पॉइंट इम्पॉर्टेंट, कि शासन संघीय प्रणाली में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। जो शासन की संघीय प्रणाली थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, जिसके बारे में आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। किस अधिनियम ने? 1935 अधिनियम। ये सारी चीज़ें आपको मैंने कराई हैं, इसे आपको बार बार याद कराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि स्विट्जरलैंड के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। तो कहाँ के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन में भाग लेते हैं? स्विट्जरलैंड के लोग। और ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये काफ़ी ऐसी व्यवस्था को भारत में भी लागू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निज़ाम के हैदराबाद राज्य को सैनिक कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था। आगे है हमारा भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, ये तो सभी लोग जानते हैं। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटेन की देन है। चीन, श्रीलंका, फ्रांस तथा जापान में जापान वह देश है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। अर्थात चीन हुआ, श्रीलंका हुआ, फ्रांस तथा जापान में वहाँ क्या है कि वंशानुगत उत्तराधिकारी जो है लोग चलते आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता, हम भारत के लोग हैं, उससे है। ओके, भारत संविधान का अपना अधिकार भारत की जनता, भारत के लोग से प्रदान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको अपने जेहन में उतार कर रखने थे ताकि आप इन चीज़ों को याद कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चंस कुछ शुरू होते हैं। उससे पहले कि मैं आपको बता दूँ कि कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके साथ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये देखिएगा, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर दिखे। भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ किसका चुनाव होता है? राज्याध्यक्ष का। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप अपने आप कंसंट्रेट करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। ब्रिटेन की संसद
को संसद जननी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द ब्रिटेन्स पार्लियामेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट्स मदर, जननी। ओके, संसद जननी कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 और 52 में हुए थे। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। मैंने नागरिकता के बारे में आपको काफ़ी अच्छा डिटेल्ड बताया था। आगे है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंध का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं अब किससे रिलेटेड हैं? वो मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से रिलेटेड हैं, जो कि आपको फटाफट अपने दिमाग में उन आंसर को क्लिक कराना है। ओके फ्रेंड्स, आइए आपके साथ हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूके, ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर सही होता है फ्रेंड्स वो है अमेरिका। जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 1, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 3। तो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार, ये तो क्वेश्चन हो गए आपके। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके पास संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, तीसरा है राज्यों के बीच परस्पर विवाद और लास्ट ऑप्शन है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो किसके अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है किस धारा के तहत? ऑप्शन नंबर ए है आपका धारा 32, ऑप्शन नंबर बी धारा 28, ऑप्शन नंबर सी धारा 29, ऑप्शन नंबर डी धारा 31। तो जो आपका सही जवाब होता है वो है ऑप्शन नंबर ए धारा 32। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 7, तीसरा 4, चौथा 5। तो आपका ऑप्शन होता है सही बी नंबर ऑप्शन 7। आगे बढ़ते हैं कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कोई उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी कोई उप न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक अधिकरण। जैसा कि आपको ऑप्शन से ही आंसर आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका कोई उच्च न्यायालय क्या होता है? रिट दायर कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए यह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए परमादेश रेट, ऑप्शन नंबर बी अधिकार परीक्षा रेट, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण रेट, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्षीकरण रेट। तो आपका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी अधिकार परीक्षा रेट। आगे रिट मनी याचिका। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित रिट में से किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी अधिकार पृष्ठा, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेषण। जो आपका जवाब सही होता है वो है ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। और आप देख रहे होंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस तैयार होते जा रहे होंगे फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे लेक्चर्स को आपको दिन में से 1 से 2 बार देखिए और आपके सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस धुआं हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण। जो आपका आंसर सही होता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन नंबर ई को वारंट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ऑप्शन नंबर ए परमादेश, ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेषण। जो आपका आंसर सही होता है वो है ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका परमादेश, ऑप्शन नंबर बी प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर सी व्यादेश, ऑप्शन नंबर डी निषेध। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी
निषेध। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी, मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं उसका नेक्स्ट सेशन में ज़रूर से ज़रूर आपका जवाब दूंगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो आप कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, मतलब याचिका जारी की जाती है। पहला है संपत्ति की हानि, दूसरा अतिरिक्त कर की वापसी, तीसरा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी और चौथा है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, चौथा तीसरा 5, चौथा 6। तो आपको जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन जो आपको कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन का वो प्रोवाइड किया जाता है। कभी आपको अनुच्छेद दे करके उसके बारे में पूछा जाता है या कोई कोटेशन दे करके आपको उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। इनमें से कौन अनुकूल नहीं है। तो अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन ये नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 17 है वो क्या है, अस्पृश्यता का अंत। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इसमें आप एक ऑब्जेक्टिव से आप कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, एक ऑप्शन से कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहीं पर तैयार हो गया कि जैसे अनुच्छेद 14 में क्या आता है, विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 में समान अवसर, अनुच्छेद 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो क्या होगा कि चीज़ें बार बार आप रिवाइंड करते जाएंगे तो आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। सबको पता है कि 42वां संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन अधिकार एक, ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक अधिकार है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। समय की सीमा को देखते हुए जो आपका आंसर सही होता है वो है मौलिक अधिकार। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि इस 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया। जो विधिक मतलब कि कानूनी अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी न्यायिक उपचार का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी काम का अधिकार। तो इसमें जो जवाब सही होता है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। देखिए एक ही क्वेश्चंस को कई प्रकार से, मैंने आपसे कई बार कहा था कि कभी भी न्यू क्वेश्चंस फॉर्म नहीं होते हैं पॉलिटी में। केवल क्या होता है कि क्वेश्चंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि कभी आपको जैसे कि यहाँ पर मौलिक अधिकार पूछ दिया कौन नहीं है, कभी मौलिक अधिकार पूछ करके आपको दे देगा कि ये किस अनुच्छेद के तहत या किसके तहत ये संशोधन किया गया था। तो चीज़ों को आपको बारीकियों से पढ़ना होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बातें वीडियो में सामने आपके रखता हूँ ताकि आप बार बार अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी सरकार, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई सरकार, ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा राव सरकार, ऑप्शन नंबर डी वाजपेयी सरकार। जो इसका ऑप्शन सही होता है वो है मोरारजी देसाई सरकार। और देखिए क्रीज पर हम लोग जमे हुए हैं, कोई मौका नहीं देना चाहते हम किसी भी एग्जामिनर को कि वो ऐसी गलती हम लोगों से करवाए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संविधान अधिकारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, आगे बढ़ते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी फिफ्थ, ऑप्शन नंबर सी सेकंड, ऑप्शन नंबर डी थर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से कराए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप अगर इस वीडियो को पसंद किए हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप करिएगा, लाइक करिएगा, इससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा।
और अगर आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आप शिवम पांडे स्पेशल पाठशाला और जुड़ते रहिए हमारे परिवार के साथ।